एयरफोर्स की तरफ से इस भर्ती के लिए ऑफ़र करदा तमाम कमीशंस और तमाम कोर्सेज़ के बारे में बड़ी ही डिटेल से और बड़े ही आप लोगों को डिटेल अंदाज में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, ब्रीफ ओवरव्यू, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स दो तरह के कमीशन ऑफ़र करती है, जिन्हें परमानेंट कमीशन और शार्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। परमानेंट कमीशन के लिए कम अज़ कम तालीम इंटरमीडिएट चाहिए, जबकि शार्ट सर्विस कमीशन के लिए कम अज़ कम तालीम हायर एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब कि आप लोगों की बैचलर कंप्लीट हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप लोगों की ट्रेनिंग का ड्यूरेशन परमानेंट कमीशन के लिए लंबा होता है, जो कि 3 साल है, और जो शार्ट कोर्सेज़ होते हैं यानी कि शार्ट सर्विस कमीशन है, उसके लिए जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो तकरीबन 1 मंथ से लेकर 1 साल के दौरान मुख्तलिफ़ ट्रेड्स के लिए मुख्तलिफ होता है। जबकि एज की जो लिमिट है वो परमानेंट कमीशन के लिए 16 साल से लेकर 22 साल तक है मैक्सिमम, और जो शार्ट सर्विस कमीशन है उसकी एज की लिमिट जो है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक है। जबकि इस भर्ती के लिए जो परमानेंट कमीशन है उसमें 5 कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं, जबकि जो शार्ट सर्विस है, जो कि शार्ट कोर्स है, उसके अंदर जो है टोटल 9 कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसके अलावा परमानेंट कमीशन के कैंडिडेट्स जब भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद उनके पास तरक्की के यानी कि प्रमोशन के वो मैक्सिमम हद तक जा सकते हैं। जबकि जो शार्ट कोर्सेज होते हैं, शार्ट सर्विस कमीशन होता है, उसमें एक लिमिट होती है, एक ओहदा होता है, उस ओहदे से ऊपर जो है वो लोग नहीं जा सकते, यानी कि उनकी प्रमोशन में एक लिमिट होती है। चलिए अब हम लोग डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे परमानेंट कमीशन की। परमानेंट कमीशन के अंदर 5 कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं, यानी कि 5 शोबे ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिनमें से हर एक शोबे के लिए जो मिनिमम एज है वो 16 ईयर है, जबकि मैक्सिमम एज 22 ईयर्स है, और आप लोगों की जो एज है वो 4 अक्टूबर 2021 तक गिनी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो नेशनैलिटी है वो तमाम के तमाम जो मेल सिटीजन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, जबकि आप लोगों की हाइट है वो 5 फीट और 4 इंचज़ होनी चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो आप लोगों की विज़न है यानी कि नज़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल ड्यूटी पायलट यानी कि पायलट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 6x6 होनी चाहिए, यानी कि 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। इसके अलावा बाकी जितने भी चारों शोबे हैं उनमें आप लोगों की जो नज़र की पाबंदी है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6x6 की कोई पाबंदी नहीं है। अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी तमाम के लिए आप लोगों के मिनिमम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, जबकि जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है उसमें आप लोगों के मिनिमम 65% मार्क्स होने ज़रूरी हैं इंटरमीडिएट के अंदर। अब आप लोगों का जो इंटरमीडिएट है वो जीडीपी के लिए, और साथ ही साथ आप लोगों की जो एक दूसरी ब्रांच है जिसे एयर डिफेंस कोर्स कहते हैं उसके लिए, और इसके अलावा जो है एडमिन या स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स के लिए, इन तीनों कोर्सेज़ के लिए आप लोगों की जो इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है या कंप्यूटर साइंस ग्रुप था, जो भी है वो सारे के सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है फ़िज़िक्स, मैथ और बायोलॉजी के साथ, यानी कि प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल कम्बिनेशन के तौर पर, तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं लॉजिस्टिक कोर्स के अंदर और साथ ही साथ एरोनॉटिकल कोर्स के अंदर, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए, जबकि आप लोगों के पास जो लॉजिस्टिक कोर्स है उसके अंदर अप्लाई करने के लिए 60% मार्क्स चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है इंटरमीडिएट के अंदर वो प्री इंजीनियरिंग होनी ज़रूरी है। जिन्होंने ए लेवल किया उनके पास फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कम्बिनेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं शार्ट सर्विस कमीशन की। तो शार्ट सर्विस कमीशन का आपको ऑलरेडी भी मैंने बताया है कि इसके लिए जो एज की जो लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से इसके अंदर चूँकि 9 कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं, और 9 कोर्सेज़ में से 2 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनके लिए एज लिमिट 21 साल से 30 साल है, जिनमें एक एजुकेशन ब्रांच है और दूसरा आपके पास लीगल ब्रांच है। इन दोनों ब्रांचेस में आप लोगों के पास जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 30 साल के दौरान है, और इस दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एज जो है वो 4 अक्टूबर 2021 तक जो है कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों की जितने भी ब्रांचेस हैं उनमें सब के सब में, यानी कि बाकी सातों ब्रांचेस में अप्लाई करने के लिए जो एज की लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल के दौरान है। और जितने भी 9 की 9 ब्रांचेस हैं उनके अंदर नेशनैलिटी मेल सिटीजन रखी गई है, जबकि मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट जो है वो मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ यानी कि 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो रैंक दिया जाने वाला है वो आप लोगों को फ्लाइंग ऑफिसर का दिया जाने वाला है, लेकिन एजुकेशन ब्रांच के अंदर फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक आप लोगों को दिया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजुकेशन ब्रांच के अंदर बहुत सारे जो फील्ड हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक मजमून के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो एजुकेशन ब्रांच में जो स्टूडेंट मैनेजमेंट साइंसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन MBA, MS या MPhil होनी चाहिए। और आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो HRM यानी कि ह्यूमन राइट्स मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट साइंसेज या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए। जो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास MS या MPhil मैथमेटिक्स की डिग्री होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक वाले के पास MS MPhil स्टैटिस्टिक की डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन के फील्ड के अंदर जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास MS MPhil एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास MS या MPhil की डिग्री होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपकी डिग्री के अंदर मिनिमम 2nd डिवीज़न होनी ज़रूरी है और आपकी डिग्री जो है वो HEC से रिकगनाइज़ होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जो स्टूडेंट इस्लामियात की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं उनका रैंक फ्लाइंग ऑफिसर होगा और आपके पास MA इस्लामियात की 2nd डिवीज़न वाली डिग्री और साथ ही साथ जो दर्स निज़ामी का एक आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी होना ज़रूरी है। जबकि इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने आप लोगों को एज, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, हाइट, रैंक ये सब के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बता रहा हूँ सब के लिए। तो जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप लोगों की बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी ज़रूरी है, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BS की डिग्री या फिर BSc 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम CGPA 2.5 आउट ऑफ 4.0 होनी चाहिए। अगर एनुअल सिस्टम में किया है तो आपके 62.5% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। आपकी डिग्री HEC से रिकगनाइज़ होनी चाहिए और आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या फिर एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो PC के साथ होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है अकाउंट्स ब्रांच है, अकाउंट्स ब्रांच के अंदर आप लोगों की जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम BCom 4 ईयर, MCom, ACCA, ACCMA, BBA या फिर MBA होनी चाहिए। MBA के अलावा जो है फाइनेंस वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस का जो यानी कि मास्टर ऑफ फाइनेंस में जो आप लोगों की प्री रिक्वेस्ट है आप लोगों का BCom होना ज़रूरी है आपके इंटर के अंदर। और इसके अलावा जो है आप लोग MS के स्टूडेंट और BS 4 ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स के साथ जो है जो स्पेशलाइजेशन है। और इसके अलावा जो आप लोगों की डिग्री के अंदर मिनिमम 2nd डिवीज़न होनी ज़रूरी है और आपकी डिग्री HEC से रिकगनाइज होनी ज़रूरी है। लीगल ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों की LLB के अंदर मिनिमम 2nd डिवीज़न होनी ज़रूरी है और जिन स्टूडेंट्स के पास जो है कुछ ना कुछ तजर्बा होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा जो है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स जो है या ये ब्रांच जो है इसके अंदर आप लोगों की जो डिग्री है वो BA BSc या BBA या फिर BPA या BS 4 ईयर की होनी चाहिए या फिर MA MSc MBA MPA विद मिनिमम 2nd डिवीज़न किसी भी पाकिस्तानी या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से होनी ज़रूरी है। HEC से रिकगनाइज़ होनी चाहिए और जिन स्टूडेंट ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BS या BSc सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है वो स्टूडेंट मिनिमम 2.5 आउट ऑफ 4.0 CGP रखते हों या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनुअल सिस्टम एग्ज़ाम दिए हैं उनके मिनिमम 62.5% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और आपकी जो डिग्री है वो HEC और PEC से रिकगनाइज़ होनी ज़रूरी है। तमाम स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो FSC होना चाहिए। FSC के अलावा कोई दूसरा बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच है। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आप लोगों की डिग्री जो है वो MCS BCS यानी कि BCS ऑनर्स और BS इन कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा जो है BS IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, MSc इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 2nd डिवीज़न और जो आप लोगों की डिग्री है वो HEC से रिकगनाइज होनी चाहिए। इसके अलावा जो है एयर डिफेंस के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो BSc BS बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BCS 4 ईयर फिज़िक्स कंपलसरी है BCS के लिए। ठीक हो गया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2nd डिवीज़न आप लोगों की होनी ज़रूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर होगा यानी कि 1 साल पूरा होगा। इसके अलावा जो है MET ब्रांच के अंदर जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन्होंने MS की होना चाहिए या MSc की होनी चाहिए मेट्रोलॉजी में। इसके अलावा जो MSc फिज़िक्स, MSc मैथ्स आप लोग जो जिन्होंने MSc मैथ की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2nd डिवीज़न मिनिमम होनी ज़रूरी है। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स होगा। जबकि जो लॉजिस्टिक ब्रांच है, लॉजिस्टिक ब्रांच के अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं वो BBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मार्केटिंग और या फिनांस में होनी चाहिए। BScs BS IT BCS BS फिज़िक्स BS केमिस्ट्री BS मैथ इकनॉमिक्स स्टेटिस्टिक्स या B फार्मेसी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के ऑल डिसिप्लिन शामिल किए गए हैं। और आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 4 ईयर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए यानी कि 2 साल डिग्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और आप लोगों की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 2nd डिवीज़न होनी ज़रूरी है। और अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, जिनको मना किया गया कि आप अप्लाई ना करें।
तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिनको एसएसबी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री से 2 दफ़ा रिजेक्ट किया गया है। और ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते जिनको एक दफ़ा आईएसएसबी से रिजेक्ट किया गया है, चाहे वो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या पीएमए का कोई भी कोर्स था। यानी कि आईएसएसबी के किसी भी टेस्ट से एक दफ़ा रिजेक्ट किया गया हो, और साथ ही साथ एक दफ़ा जिनको किसी नॉर्मल सिलेक्शन में, जैसे आप लोग एक नॉर्मल सी आई थी आईएसएसबी के अलावा जो टेस्ट होते हैं जो कि आप लोगों की जैसे एयरफोर्स का एरो ट्रेड हो गया और इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं, तो एक दफ़ा अगर आप लोगों को उधर से भी रिजेक्ट किया गया तब भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते जिनको 2 दफ़ा आईएसएसबी की तरफ से रिजेक्ट किया गया हो, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएट में या पीएमए ग्रेजुएट, कौन सा भी कोर्स था, आईएसएसबी ओवरऑल आईएसएसबी की तरफ से अगर आप लोगों को 2 दफ़ा रिजेक्ट किया गया और साथ ही साथ एक दफ़ा आप लोगों को किसी और तरफ से, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स या फिर जनरल हेडक्वार्टर्स की तरफ से जो है आप लोगों को रिजेक्ट किया गया है, तो आप लोग जो है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको 2 दफ़ा आईएसएसबी की तरफ से स्क्रीन आउट किया गया है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा वो स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने पिछले 4 महीनों में किसी भी किस्म का कोई आईएसएसबी का टेस्ट दिया है। हाँ, किसी ने अगर एरो ट्रेड, किसी आर्मी का कोई छोटा सा जो टेस्ट होता है सिपाही के लिए, या कोई और टेस्ट जो होता है जो कि आईएसएसबी के अलावा कोई टेस्ट होता है, यानी कि आप लोगों ने पिछले 120 दिनों में किसी भी दफ़ा जो है एटलीस्ट आप लोगों का जो लास्ट टाइम जब आप लोग आईएसएसबी के लिए अपियर हुए थे तब से लेकर आज तक, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब तक एटलीस्ट 120 डेज़ का ग्रुप होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पहले आईएसएसबी कभी दिया ही नहीं है तो भाई आप लोगों को इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं। जिनका आईएसएसबी दूसरी दफ़ा होने जा रहा है या दूसरी दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिमूव हुए हों या डिसमिस हुए हों या फिर आर्म फोर्सेस से पहले कभी डिसमिस हुए हों। ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते जिन पर किसी किस्म का कोर्ट की तरफ से या कोई लॉ की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते जिनको अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से अनफिट करार दिया गया हो एक दफ़ा भी। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स भी इनएलिजिबल होंगे जिनको मेडिकली तौर पर जो है हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से अनफिट करार दिया गया है। गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले स्टूडेंट भी इनएलिजिबल करार पाएंगे। और जिन्होंने 3 दफ़ा आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का टेस्ट दिया है जो बेसिक टेस्ट होता है, और उसमें आप लोगों को जो है इनिशियल टेस्ट के अंदर ही आप लोगों को जो है स्क्रीन आउट कर देगा, तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एयरफोर्स के टोटल 12 टेस्ट सेंटर हैं जिनमें एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, सक्कर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, डीआई खान और मियांवाली शामिल हैं। इन 12 में से आप लोग अपना नियरेस्ट सेंटर जो है उसको विज़िट करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में इनमें से कोई भी सेंटर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तमाम एप्लीकेंट्स के पास नादरा का स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोर्स के अंदर जो अभी तक एफएससी कर रहे हैं और उन्होंने पार्ट 1 कर लिया और अभी पार्ट 2 के अंदर यानी कि सेकेंड ईयर के अंदर हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ये करना होगा कि अपना जो एक होप सर्टिफिकेट होता है वो बना कर लेकर आ सकते हैं। अपने जिस इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज, जिस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके हेडमास्टर, उनके प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा कर एक जो स्पेशल एक जो है सर्टिफिकेट बनवा कर ले आएंगे। उसके ऊपर उनके जो प्रिंसिपल साहब हैं उनकी स्टैम्प लगी होगी, तो उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर ये लिखा होगा कि हमें उम्मीद है कि इसके जो मिनिमम मार्क्स हैं या इसके जो नंबर आएंगे सेकेंड ईयर के अंदर वो 65% से ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ओ या ए लेवल वाले स्टूडेंट हैं, जिनका बैकग्राउंड ओ ए लेवल वाले हैं, उनके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग ये जो एडवर्टाइजमेंट है, मुकम्मल तफसीली एडवर्टाइजमेंट जो कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, अगर ये हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिस क्लिक करके आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके जहन में किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो आपके काम आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ आएँ वो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।